अब इंटरव्यू का वक्त आया तो मुझे पता चला कि अच्छा, इंटरव्यू जिस दिन था 26 फरवरी को, उसके पहले दिन एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने पाकिस्तान के इसमें किया था, वो हुई थी। अब कहीं ना कहीं दिल में डर तो ये था, क्या अरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और एक मुस्लिम कैंडिडेट हूँ तो मैं भी उस पर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले करके, और पूछता तो मैं ये पढ़ सकता था, वो पढ़ सकता था, ये पढ़ सकता था, दिमाग में हजारों सवाल गूंजने लग गए। जब मुझे सवेरे पता चला, मेरा दोपहर में इंटरव्यू था और सवेरे मुझे ये पता चला कि एयर स्ट्राइक हो गई और ये ऐसा हो गया, पर फिर सोचा कि यार ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बता देंगे कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा, जितना पता है उतना तो बता ही देंगे, और नहीं पता है तो बता देंगे कि नहीं पता है करके। और इन सब चीज़ों से वो कश्मकश से दूर हट गया और सोचा कि तेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इस साल, और इस साल तू कॉन्फिडेंटली जाके इंटरव्यू देगा और कहीं ना कहीं हो जाएगा करके। वो कॉन्फिडेंस था कि एक फॉरेस्ट में जॉब है, अच्छे सब कुछ बातें हैं, अगर नहीं भी होता है तो मेरे पास मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, मेरे पास एक जॉब है ऑलरेडी और मैं उसमें भी अच्छे से कमा सकता हूँ और अच्छा जॉब कर सकता हूँ। 26 फरवरी को जिन्होंने मुझे यूपीएससी का गाइडेंस दिया पहले स्टार्टिंग में और जामिया का रास्ता बताया, वो कलाल सर और अब्बा और मैं, हम तीनों 26 फरवरी को वहाँ पे पहुँचे यूपीएससी के बाहर। और इंटरव्यू में एक लड़का आया, सज्जाद नाम है उसका भी इस साल सिलेक्शन हुआ, केरला से है। वो आकर मुझसे पूछा, क्या अब्बा को देखा उन्होंने टोपी पहनी हुई है, दाढ़ी है, तो बोले आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा रियाज सैयद। देखो सत्यवती मैम का बोर्ड है और उस बोर्ड में ये मेंबर बैठा हुआ है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने बताया ऐसे ऐसे टॉपिक है, इस टॉपिक का प्रिपरेशन आपने किया है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने तो किया है, पर दिमाग में ये था कि अरे उसको पूछा है यार, मुझे क्यों पूछेगा, मेरा सब कुछ अलग है, उसका अलग है, उसको पूछा है। तो मैंने दिल से ये ठहरा लिया कि अब डरना नहीं है, उसको तो उसका हो गया, अपना जो होगा वो देखा जाएगा, अपने को आएगा क्वेश्चन तो अपन आंसर कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, बात तो कुछ ये नहीं है। अब पता चला कि जब इंटरव्यू को जो जाना है तो बोर्ड है व्यास सर का, भारत भूषण व्यास, और वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी। आप देखिए चीज़ें कैसी बदलती है दिमाग में, क्या पाकिस्तान पे पहले दिन एयर स्ट्राइक होना, कश्मीर का इशू चलना, और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भारत भूषण व्यास, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे फैक्चुअल डाटा पूछना। इन सब चीज़ में आप जाके वहाँ पे बैठे हो, यूपीएससी का बड़ा हॉल होता है, उसमें 6 अलग अलग टेबल लगे होते हैं, एक टेबल पे 6 बंदे बैठे होते हैं, और एक बोर्ड के एक पैनल में 6 बंदे जाएंगे हर वक्त, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 हर पैनल में ऐसे होते हैं। तो आपको जो यूपीएससी का 4 साल का 5 साल का प्रिपरेशन होता है ना, उस वक्त जब आप वेट कर रहे होते हो सब चीज़ें याद आती है, सबका चेहरा देख रहे होते हो आप वहाँ पे। कोई पेपर पढ़ रहा होता है तो सोचता है यार मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने तो पेपर ही नहीं लाया है, एटलीस्ट पेपर ही पढ़ लेता। कोई बंदा अपने नोट्स निकाल के पढ़ रहा है, मैंने सोचा यार मैंने तो एक बुक भी नहीं लाया साथ में, मैं कुछ तो भी रिवाइज कर लेता। और एक बच्चा तो ऐसा था, उसका 2 घंटे तक उसने ध्यान किया वहाँ पे बैठ के, और सांस अंदर खींचता था पतंजलि वाले रामदेव बाबा के जैसे। मैं सोचा यार इसमें तो कुछ तो भी गड़बड़ है, क्या इसको कुछ तो भी सक्सेस मिलेगा करके, इन सब चीज़ों की कुछ स्ट्रैटेजी होगी। एक लड़का तो अपने बैग खोल के उसमें से क्रीम निकाल के 2-3 क्रीम निकाला उस लड़के ने, एक कोई अलग इसका स्टाइल का उसके पास कंघी थी, और बड़ा सा नैपकिन निकाल के वॉशरूम गया। तो मैंने सोचा अपने पास एक रुमाल के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं कैसे अच्छा ये दिखूंगा। बच्चे तो जाके पाउडर करके वो क्रीम लगा के वो बाथरूम से आ गया। अब मेरा लास्ट नंबर था, जब इंटरव्यू को जाना था लास्ट नंबर पे मैं एंट्री जब जाना था, तो जब मुझे बुलाने आए तो बोला कि सर आपका नेक्स्ट आप रेडी रहिए, आपको चलना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं 2 मिनट फ्रेश हो जाता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, 2 ही मिनट लूँगा। तो जाके पानी मुंह पे, चेहरे पे पानी मारा और रुमाल से ये करते हुए ये सोचा कि ठीक है क्रीम तो नहीं है पर एटलीस्ट अपने पास वो कॉन्फिडेंस है। क्रीम नहीं लगाया तब भी चलेगा, अपने को कॉन्फिडेंस ही प्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। कलर से, चेहरे से
आपकी पहचान नहीं होगी वहाँ से, आपको वो जान भी नहीं पाएंगे। आपको आपके पर्सनैलिटी को प्रूव करना है वहाँ पे। और यूपीएससी के इंटरव्यू का नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में जब गया तो भारत भूषण व्यास के बोर्ड में जाने के बाद मैंने सोच के गया था कि इन्होंने जैसे ही बताएंगे कि फ़ोटो इस साल, तो छक्का ज़रूर मारना है। पर नसीब खराब कि उन्होंने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो मुझसे कहा क्या, अच्छा ये फ़ोटो तो आपका ही लग रहा है। तो पहला तो डिसमूड वही हो गया कि ये तो प्रिपेयर करके गया था, ये क्वेश्चन ही नहीं आया। फिर बोलते हैं अच्छा सैयद रियाज अहमद आप हो, आपने एमएससी किया है, आप नासिक से हो, आपका 5वां अटेम्प्ट है एंथ्रोपोलॉजी, आपका ऑप्शनल है। अब मैं सोच रहा था कि ये सब चीज़ों तो मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, इस पर ही क्वेश्चन पूछना है तुमको। तो उन्होंने सब बता ही दिया कि अब ये है, अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या करेंगे। उन्होंने स्टार्ट किया मेरे एमएससी के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा तो मैंने जवाब दिया उन सब चीज़ों का। और चेयरमैन जो रहते हैं यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, उनके वो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, और बाकी 4 मेंबर अलग होते हैं। तो चेयरमैन सर ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर भी कर पाया। जब फर्स्ट मेंबर की तरफ बात आई तो उन्होंने भी लगभग फॉरेस्ट पे और इस पे क्वेश्चन अच्छे पूछे और मैं काफ़ी हद तक उसका आंसर कर पाया। अब बात तीसरे मेंबर की आई तो तीसरे मेंबर ने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन अच्छे पूछे, तो लग रहा था कि यार बहुत अच्छा है करके। पहला भी अच्छा हो गया, दूसरा भी अच्छा हो गया, तीसरे पे आने के बाद वो तो स्टार्टिंग के 2 हो जाने के बाद में तीसरे जब स्टार्ट किया उन्होंने क्वेश्चन पूछना, तो मैं सोचने लग गया कि ये ऐसी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मुझसे पूछा कि इरिट्रिया कंट्री पता है क्या आपको। अब इरिट्रिया कंट्री तो मैंने नक्शे में तो देखा हुआ है, तो मैं कहा हाँ है करके पता है। तो बोले कहाँ है, मैंने कहा साउथ अफ्रीका में है, कॉन्टिनेंट में। बोले अच्छा उसके प्रेसिडेंट का नाम पता है क्या आपको। हाँ, मैं बोला अरे इरिट्रिया कंट्री पता है, इतना बहुत ज़्यादा होता है, और उसके प्रेसिडेंट का नाम कैसे। तो फिर वो मुझसे बोले क्या ठीक है मैं तुमको हिंट देता हूँ, आप उसके बाद बताना। तो हिंट ऐसी दी कि 2008 साल में उनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो मैंने सोचा फुटबॉल से अपना दूर दूर का रिश्ता नहीं है। अब उन्होंने इतनी हिंट ऐसी दी है कि वो हिंट के अपने को कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने उनसे बताया कि नहीं वो नहीं। तो उन्होंने ही मुझे प्रेसिडेंट का नाम बताया और इतना अटपटा नाम था मुझे याद ही नहीं है अभी भी। तो फिर उनका क्वेश्चन स्टार्ट हुए ऐसे ही, क्या बरमुडा ट्रायंगल पता है क्या। तो मैंने कहा कि बरमुडा ट्रायंगल और मरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा था। तो मैंने कहा कि सर वो कहावत तो हमने भी सुनी थी, क्या उसके ऊपर से वो फ्लाइट जाती है तो वो अंदर चला जाता है, समंदर के अंदर चला। सब हंसने लग गए। तो अब ये मेरे पास लाइटनिंग मोमेंट था, मैंने छक्का मार दिया कि अब बरमुडा ट्रायंगल के बारे में क्यों दुनिया में किसको वो अभी तक रिसर्च ही चल रहा है, किसको पता ही नहीं है। तो मैंने यही कह दिया कि हाँ, मैं बोलता कि मुझे पता है तो वो और ज़्यादा फंस जाता। तो ऐसे इस टाइम पे इंटरव्यू में बहुत सारे मौके मिल गए जहाँ पे छक्का मारना था, मैंने मार दिया। अब 4th नंबर पे जब गया जब मेंबर का, तो मुझे तो लगता है कि वो कोई मेरी बरसों के उसके साथ दुश्मनी रही होगी, जो उसने वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। और स्टार्टिंग में एकदम मतलब उनके यहाँ पे छोटी दाढ़ी थी और ऐसे लहजे में वो क्वेश्चन पूछते थे, अच्छा आपको ये पता है। मैं बोलता था कि नहीं सर नहीं पता। अच्छा ये भी नहीं पता है, अच्छा ये बताओ फिर वो क्या है। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया कि अब बताओ वो इसका NSDL का क्या घोटाला हुआ था। तो मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट फोर्ज की थी और उसको अच्छा वो क्या होता है NWR क्या होता है, कौन इशू करता है, उसमें ट्रेडिंग सिस्टम में क्या गफले होते हैं, क्या उसमें लूपहोल्स होते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चन आते गए और बहुत सारे उसके स्टार्टिंग के तो मैंने आंसर दे दिए। उसके बाद जब डीप में घुसने लग गए तो मुझे पता ही नहीं था। तो उसके मेरे पास सबसे अच्छा जवाब था कि मैं हंस दूँ उसके तरफ देख के और उसको कवर कर दूँ कि सर मुझे ये नहीं पता। अब क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और मेरे ना की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कभी तो ऐसा हो गया कि एक ना नहीं बोलता था मैं, ना सर 2 बार बोलता था। तो दिल में ऐसा हो गया कि धड़कनें तेज हो गई, सांस फूलने लग गई, ऊपर से पसीना आना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 2016 वाला ही माहौल आ रहा है। बट एक एक्सपीरियंस था कि पर्सनैलिटी जज कर रहा है, वो मेरा नॉलेज जज नहीं कर रहा है। तो मैं एकदम दिमाग ठंडा रखा, मैं चिढ़ नहीं गया उस पर कि भाई क्या पूछ रहा है, मेरा डैप वो है, मैंने सब इन्फॉर्मेशन दिया है और क्या पूछ रहा है तू। इतना सारा 5 साल का मेहनत करके प्रिपरेशन करके यहाँ पे इस चीज़ के लिए थोड़ी बैठा हो कि तू ट्रेडिंग सिस्टम पे मुझे इतने गंदे क्वेश्चन पूछे। तो
मैं हंसते रहा और एकदम दिमाग को ठंडा रखा और सोचा कि ठीक है, पूछने दो भाई को, भाई का दिन है आज, हम कुछ नहीं कर सकते, भाई पूछ रहे हैं तो पूछने दो। तो पूरे सवालात हो गए। तो मैंने कहा कि देखिए सर, इन सब चीज़ों को मेरे ज़िंदगी में कभी उस डायरेक्शन में मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो मुझे लगा आपका तो एक्सपीरियंस था, तो ठीक है हम दूसरे फॉरेस्ट पे आते हैं। बोले फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि मैं उसको बता दिया भाई पे कि ये मेरा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के, इसलिए नहीं है कि मेरा लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है उसका। फिर उन्होंने फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछे, मैंने उसके आंसर दिए। जब 5th मेंबर के पास गया तो 5th मेंबर ने मुझसे एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ट्रिपल तलाक के फ़ायदे, जो ट्रिपल तलाक बिल है उसके फ़ायदे बताओ और नुकसान बताओ। अब इस क्वेश्चन पे मैंने जवाब ये दिया, क्या फ़ायदा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लीगल बैकिंग चाहिए, और वो लीगल बैकिंग कहीं ना कहीं ये बिल प्रोवाइड करता है। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है वो अपहोल्ड करने का काम ये बिल करती है। बट निगेटिव में मैंने ये कहा, क्या ट्रिपल तलाक बिल जो लाया है गवर्नमेंट, उसमें जब गवर्नमेंट बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये बहुत अच्छा मौका था गवर्नमेंट के पास कि वो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करती और वो उस डायरेक्शन में बिल लाती, उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं ट्रीट करते हुए उसको सिविल ऑफेंस ट्रीट करती, क्योंकि दूसरे रिलीजन के जो लॉज है उसमें उसको सिविल ऑफेंस ट्रीट करते हैं और इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करती। और जो 6 महीने की सज़ा है उसको 3 साल जो किया है वो गलत है। मैंने अपोज किया उसको वहाँ पे, बट वक्त इतना हो चुका था कि वो उन्होंने उस पर क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं किया। और चेयरमैन, अच्छा वो 4th मेंबर थे जो भाई साहब जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, फाइनली उनको चेयरमैन साहब ने हाथ ऐसे करके बोला कि भाई बस हो गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछ। और 4th मेंबर ने मुझे ट्रिपल तलाक वाला क्वेश्चन पूछ लिया और वक्त देखा उन्होंने कि चेयरमैन पहले ही थपथपा चुका है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में मज़ा भी नहीं है, तो उन्होंने चेयरमैन के पास दोबारा दिया। अब चेयरमैन ने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, उसका भी आंसर कर दिया और फाइनली बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद में जो मेरे से पहले दे चुके थे तो उनसे पूछा, तो एक बोले यार क्या बहुत ही अटपटा, बहुत ही घटिया बोर्ड है, बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन पूछे यार। तो मैंने कहा कि अरे भाई तू और मैं दोनों भी एक ही इस चीज़ के मारे हुए हैं, वही बोर्ड में जाके फंस गए बोले। अब बाहर आया तो अब्बा को ये कहा कि अब यूपीएससी का अपना जर्नी ख़त्म हो चुका है, अब मेरे से अब इससे आगे नहीं होगा, और जितना मैं कर सकता था उतना किया, पर इतने घटिया जब सवाल पूछेंगे तो क्या उम्मीद रखेंगे। पर कहीं ना कहीं ये था कि मुझे कलाल सर यही पूछते थे, बच्चा तुमने क्या रिस्पांस क्या दिया जब इतने क्वेश्चन पूछ रहे। मैं कहता था कि मैं हंसा और एकदम मेरा दिमाग ठंडा रखा और बस हंस रहा था उनकी तरफ देख के, और जब क्वेश्चन पूछते थे तो ना ही बोलता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख तू वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तेरा नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब्बा से बात, तो अब्बा मुझे हौसला अफजाई, वो अब्बा जी उस दिन बोल रहे थे कि देख मैं बोल रहा हूँ तुझे कि तू इस साल हो गया सिलेक्शन पे, और मुझे दिल में कहीं ना कहीं लगता था कि अरे हौसला अफजाई के लिए बोल रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाए। पर मुझे पता था कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं मैं 25-30 क्वेश्चन का जवाब ना बोल चुका हूँ करके, तो रिजल्ट क्या आएगा। अब ऐसे कंडीशन में जब आप इंटरव्यू के बाद के फेज में होते हो कि रिजल्ट का आपको वेट करना है उन सब चीज़ों का, और उस रिजल्ट के वेट में जो कश्मकश होती है ना कि अब रिजल्ट आएगा, आज आएगा, कल आएगा, वो इंतज़ार होता है, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत होती है और वो मेहनत का कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आना है आपका। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन जुमा का रोज़ था। अच्छा, और दूसरी एक खास बात ये थी, इस साल 2000 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन जिनका हुआ था, तो जब डेट और टाइमिंग आया कि आपका इंटरव्यू का टाइमिंग ये है, तो उस लिस्ट में जो सीरियल नंबर था, मेरे सीरियल नंबर 786 था इस साल। तो रिजल्ट के लिए जब मैं इंतज़ार कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं घर वाले बोलते, अरे इस साल अल्लाह का, इस साल ये है कि तुझे देना ही है उसको, इस साल तेरे नंबर में 786 था तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन जुम्मा था, बोलते आज रिजल्ट भी आना है तो आज जुम्मा का रोज़ है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट आना है। पर मेरे दिल में ये था कि यार इंटरव्यू कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है,
मेंस भले ही अच्छा हुआ है पर इंटरव्यू कहीं ना कहीं खराब हुआ है। तो अब 26 सर्विसेज है, तो अब एक्सपेक्टेशन जो पहले सर्विसेज की रहती है, अब वो एक्सपेक्टेशन आखिरी वाले सर्विस की आ गई कि एटलीस्ट यार इस बार रैंक आ जाए और वो आखिरी वाली सर्विस तो भी मिल जाए करके। पर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने अपना नाम टाइप किया और देखा, और मैंने, मेरा रूम पार्टनर है जो मेरे ट्रेनिंग एकेडमी में मेरे साथ में है, उसको देखा तो उसको मैंने यही कहा कि अरे नाम है। वो मुझे पूछा क्या बात कर रहा है, रैंक कितनी है ये बता। तो रैंक देखा उसके बाद तो 261। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरी रैंक क्या है 261, मैंने उसको ये बताया कि मैं IAS बन गया करके। अब उसके बाद का मंजर ये क्या, अब चीज़ें वहाँ पे वो चिल्लाने लग गया, मेरे गले मिल लिया, एकेडमी के सब बच्चे आ गए। मेरे हाथ लिटरली जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो ऐसा 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 हो रहा था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बिठाया कि तू बैठ पानी पी। पहले बैठा, पानी पिया, पानी भी ऐसे ऐसे हाथ लट लट करते हुए पानी पिया। और उसके बाद बोला कि नहीं, मैं सबसे पहले अपने घर पे फ़ोन करके बताऊंगा इस खुशखबरी को। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हो गए, शाम का वक्त था, 7:05 पे मुझे रिज़ल्ट अपना पता चला था। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के मस्जिद में ही थे, उस वक्त फ़ोन आया। अब पता था कि आज रिज़ल्ट आना है तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आया होगा। तो मैंने फ़ोन पे ही उनको बात किया, और उनको पहले तो जब फ़ोन किया तो 2 मिनट मेरे मुंह से कुछ लफ्ज़ ही नहीं निकाला, क्योंकि 5 साल की ये जर्नी जो थी, इस जर्नी में इतने अप्स एंड डाउन्स थे। इन सब अप्स एंड डाउन्स को एक साथ में आपको हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था, वो यहीं पे रुक गया। और मैं अपने अब्बा से 2 मिनट तक बात ही नहीं कर पाया। फ़ोन जब किया तो पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं एकदम धीमे आवाज़ में उनसे कहा कि देखो अब्बा, जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे थे वो चीज़ मिल गई, मैं IAS बन गया।